हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंगल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम यूएससीएमए पार्ट 2 के सेक्शन ई इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस करना चालू कर दिए थे। तो आज उसी सीरीज को अपन एक कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूड प्रपोजल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बताओ क्या इंक्लूड नहीं होता कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट मैंडेटेड पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट तो लेना ही पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग, आप अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको और एक्सपेंड कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन पे जा रहे हो। जैसे मैं यूएससीएमए पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोचा चलो सीएफए भी चालू कर देते हैं, तो ये नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। एडिशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, कंपनी रिसर्च पे एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगा रही है। नेक्स्ट, रीफाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट। अब आप ये बताओ चारों में से कि कौन सा कैपिटल बजटिंग का पार्ट नहीं है। सर डी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल बजटिंग मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है और वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना मतलब शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एफएम में 3 तरह के डिसीजन होते हैं टोटल ब्रॉडली। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक होता है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा कहाँ से रेस कर रहे हैं। तो इसके लिए पैसा रेस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे मिनिमम आनी चाहिए। तो इसलिए इसमें चैप्टर्स कवर होते हैं लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, या फिर डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, या फिर लीवरेज चैप्टर। ठीक है, ये इसमें कवर होता है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मतलब कैपिटल बजटिंग करना, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना। ठीक है, और अगर हमने शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया तो हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर? और डिविडेंड पॉलिसी मतलब क्योंकि आपने पहले बिजनेस के लिए पैसा लगाने के लिए फाइनेंस किया, कहीं से उठाया पैसा, ठीक है, चाहे वो डेट इक्विटी, फिर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया पैसा। अब जो प्रॉफिट कमाया अब आप सोच रहे हो कि डिविडेंड बांटे या नहीं बांटे। ठीक है, और हमेशा याद रखना पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ और वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो वेल्थ होती है शेयर होल्डर्स की वो इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे मान लो एमआरएफ का शेयर है, वो पहले कभी 10 रुपीज़ का था बट आज वो 60-70,000 का चल रहा है। तो एमआरएफ के शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई है। ठीक है, इतना शेयर महंगा हो गया तो कंपनी ने हर साल प्रॉफिट कमाया होगा, हर साल ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया होगा जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है, हमेशा कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में आपको कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आपको हार्ड नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मूरे कंपनी इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ न्यू मशीन। द मशीन कैन बी परचेज फॉर $90,000. इट विल कॉस्ट 6,000 टू ट्रांसपोर्ट टू मूरे प्लांट एंड 9,000 टू इंस्टॉल। तो देखो 90,000 की तो कॉस्ट है मशीन की, 6,000 ट्रांसपोर्टेशन पे लग जाएगा और 9,000 इंस्टॉलेशन पे। तो अगर आपको ध्यान होगा तो आपकी जो इंस्टॉलेशन मतलब टोटल इनिशियल कॉस्ट जो आएगी वो आ जाएगी $1,05,000। राइट? आगे क्या बोल रहे हैं? इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीन विल लास्ट 10 ईयर्स। मशीन की जो लाइफ है वो 10 साल रहेगी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू ऑफ 5,000। लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस जो असेट की होगी वो 5,000 होगी, लास्ट ईयर की वैल्यू है। ओवर इट्स 10 ईयर लाइफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2,000 यूनिट पर ईयर विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 500 एंड कंबाइंड मटीरियल एंड लेबर कॉस्ट $450 पर यूनिट। क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है आपकी 500 पर यूनिट है और मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट मिला के 450 है, मींस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है 450 पर यूनिट है।
तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया 50, ठीक है। फेडरल टैक्स रेगुलेशन परमिट machines of this type to be depreciated using the straight line method over 5 years। जो गवर्नमेंट है, फेडरल लॉ है, वो बोलता है कि 5 years में डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझना। अकाउंट्स तो बोल रही है कि 10 years के हिसाब से मशीन की लाइफ है, यूजफुल लाइफ, बट क्योंकि हम कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक, ये कोई अकाउंटिंग नहीं चल रही है, तो आप देखिए टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे अलाउ होता है, ठीक है। टैक्स में लाइफ कितनी है 5 साल, तो आपको भी डेप्रिसिएशन कितने साल में लगाना है 5 साल में लगाना है, विद नो एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू। वैसे देखो इसमें सैल्वेज वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 5000 की, ठीक है ना, ये रही, बट क्वेश्चन में मना कर दिया कि डेप्रिसिएशन के पर्पस के हिसाब से कोई भी सैल्वेज वैल्यू नहीं है। मतलब जब टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी, जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे टैक्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें कोई भी आपको सैल्वेज वैल्यू डिडक्ट नहीं करनी है डेप्रिसिएशन लगाते समय। मूरे हैज अ मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ 40%। व्हाट इज द नेट कैश फ्लो फॉर द 10th ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट दैट मूरे कंपनी शुड यूज इन द कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। आपसे बोल रहा है कि 10th ईयर का नेट कैश फ्लो बता दो, बताओ कैसे बताओगे। अब सेल्स यूनिट कितनी है, 2000 यूनिट्स आप सेल करोगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, स्मार्ट काम करते हैं। सो 2000 इंटू 50 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 लाख होता है। इसमें से टैक्स लेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो ये 40,000 का टैक्स लेस हो गया, तो 60,000 कैश फ्लो आया आफ्टर टैक्स। बट अभी सुनो, अब क्या होगा, आपकी जो असेट्स है वो सेल होगी, ठीक है, और बुक वैल्यू असेट्स की कितनी है टैक्स के हिसाब से, कुछ भी नहीं है, 0 है। क्यों, क्योंकि 10th ईयर का हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं, और क्वेश्चन में लिखा था कि 5 सालों में असेट्स ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुके हैं टैक्स पर्पस के हिसाब से, बट साल्वेज वैल्यू कोई कंसिडर नहीं हुई डेप्रिसिएशन निकालते समय, तो बुक वैल्यू कितनी है 0। आज आपने असेट्स कितने में बेची, सेल्स प्राइस कितनी रखी उस असेट्स की, असेट्स बेची है 5000 में, ठीक है। साल्वेज वैल्यू पे मानेंगे, क्वेश्चन में साल्वेज वैल्यू गिवन है 10th ईयर की, तो आपका कैपिटल गेन कितना हो गया 5000 का, उस पे टैक्स कितना लगेगा 40%, कितना होता है 2000, तो प्रॉफिट आफ्टर कैपिटल गेन कितना होगा। मतलब आपको देखो 5000 मिला, बट उसमें से 2000 तो गवर्नमेंट ने टैक्स ही ले लिया आपसे, तो आपके पास नेट बचा कितना 3000, तो 60,000 प्लस 3000 मीन्स आपका 63,000 टोटल यहाँ पे जो है वो नेट कैश फ्लो है 10th ईयर का, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाना चाहिए। 63,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cal Inc is analyzing an investment for a new product expected to have a annual sales of 1 lakh unit for a next 5 years. Then be discontinued. बोल रहा है कि 1 लाख यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा कोई, ठीक है, उतना सेल हो जाएगा और 5 years तक बिकेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। न्यू इक्विपमेंट विल बी परचेज फॉर $12 लाख, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें एक नया इक्विपमेंट मशीन चाहिएगी $12 लाख की, और $3 लाख का इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगा। द इक्विपमेंट विल बी डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, मींस कंपनी जो है डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगा रही है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना ये चीज है ना। ओवर द 5 year फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस एंड 3 years फॉर टैक्स पर्पस। देख रहे हो कॉन्ट्राडिक्शन है बड़ा, अकाउंट्स के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 5 years में, बट इनकम टैक्स के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितने सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर, ठीक है, 3 years फॉर टैक्स पर्पस। तो हमें यहाँ पे अकाउंट्स नहीं चालू करनी है, हमें यहाँ पे टैक्स में ही रहना है। एट द एंड ऑफ द 5th year इट विल कॉस्ट $1 लाख टू रिमूव द इक्विपमेंट विच कैन बी सोल्ड फॉर $3 लाख। लास्ट ईयर में जो इक्विपमेंट है वो $3 लाख का बिकेगा,
और उसमें $1 लाख की उसकी डिसमेंटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो नेट अपन को जो सेल्स मिलेगा, सेल प्राइस मिलेगा वो $2 लाख रहेगा, 3 लाख माइनस 1 लाख। ठीक है ना। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ 4 लाख विल बी रिक्वायर्ड इमीडिएटली एंड नीडेड फॉर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। $4 लाख जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा वर्किंग कैपिटल पे, जो स्टार्टिंग में ही लग जाएगा और पूरी लाइफ में चाहिएगा, और जैसे ही लाइफ खत्म हो जाएगी उसके बाद वो वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगी। द प्रोडक्ट विल सेल फॉर 80 विद द डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट ऑफ 65 पर यूनिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। एनुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट विल इंक्रीज बाय $5 लाख। इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट इज 40%। In a capital budgeting analysis, what is the cash flow at time 0? Initial investment that Cal should use to compute the NPV. क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन काम ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है आपसे, आपको बोल रहा है कैश आउटफ्लो बताओ ईयर 0 पे, मतलब अभी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में क्या कैश आउटफ्लो होगा? एक तो 12 लाख का आपने असेट्स खरीदा, ठीक है, 3 लाख का इंस्टॉलेशन का कॉस्ट लगा, 12 + 3 कितना होता है बताओ? 15 लाख। ठीक है, प्लस वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड है क्या? हाँ, वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड है 4 लाख की। ठीक है, तो 15 + 4 कितना हो गया? 19 लाख का आपका टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है बट आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने लिए बेकार हो गई। नेक्स्ट, एट द कंक्लूजन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर $5 लाख। मतलब जब असेट्स पूरी लास्ट में सेल करेंगे, पूरा जो प्रोजेक्ट है खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे असेट सेल करेंगे तो $5 लाख का आपका टोटल सेलिंग प्राइस होगा। एट द टाइम ऑफ सेल द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट विल बी $4 लाख और असेट्स की बुक वैल्यू $4 लाख है लास्ट में एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, इनकम टैक्स रेट इज 35%। व्हाट इज द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स? स्टूडेंट पता नहीं इतना कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये समझना है कि 4 लाख की वैल्यू की असेट्स है, 5 लाख में बेचा, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? ऑब्वियसली प्रॉफिट हो गया $1 लाख का। गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी? इस पे टैक्स लेगी। कितना परसेंट? 35% है ना, तो कितना हो गया? 35,000 का टैक्स हो गया। तो आपने असेट्स बेची कितने में? 5 लाख में, बट आपको 35,000 का टैक्स पे करना पड़ा, तो आपको नेट पैसा कितना मिला? $4,65,000। बताओ सही है नहीं है? तो सॉल्यूशन शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म दैट रेफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट दैट आर नॉट रेलेवेंट टू अ फ्यूचर डिसीजन इज नोन एज। बताओ भाई, ऐसी कॉस्ट जो पास्ट में इनकर्ड हो चुकी है और फ्यूचर में रेलेवेंट नहीं है, क्या उसको डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कहते हैं, अंडर एलोकेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स की बात कर रहा है? याद है आपको पार्ट 1 के अंदर पहले ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं, ठीक है ना, फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, या फिर ये सी के बाद डी संक कॉस्ट। तो आंसर शुड बी संक कॉस्ट। जो कॉस्ट इनकर्ड हो गई पास्ट में बट उसको फ्यूचर में रिलेवेंट नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए, 5 क्वेश्चन अप्रोक्स डिस्कस किए, 4-5 क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर है उसको भी रिवाइज करिए। हम केवल क्वेश्चंस ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स अपन क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता है। क्लियर क्या? थैंक यू।